इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एयर इंडिया 68 सालों के बाद वापस टाटा ग्रुप को मिल चुका है और ये एक सेकेंड होम कमिंग हो सकता है, जिसे कहते हैं लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। एक पोएटिक जस्टिस है, क्योंकि जिस वक्त ये नेशनलाइजेशन की बात हो रही थी उस वक्त जेआरडी टाटा ने इस पे आपत्ति जताई थी और उन्होंने सरकार से पूछा था कि आपको लगता है कि बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही एयरलाइंस को आप चला पाएंगे। और हालाँकि उसके बाद उन्हें बोर्ड में स्थान दिया गया था, बोर्ड मेंबर के रूप में, क्योंकि जेआरडी टाटा का जो स्टैचर था उस वक़्त कोई नेहरू जी से कम नहीं था। और भारत की जो फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट उड़ी थी कराची से बॉम्बे, उसके भी पायलट जेआरडी टाटा ही थे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जेआरडी टाटा ने अपनी असहमति जताई थी। लेकिन नेशनलाइज़ेशन हुआ और उसके बाद इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आज हमें दिख रही है। पूरे विश्व में ये एक लॉस मेकिंग सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही लॉस है, पूरे विश्व में ये लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे देश में भी बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और हमारी कुछ-कुछ गलतियाँ इसमें रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कहें कि ये तो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है। कई कारण हैं, हम सब लोग जानते हैं कुछ 4-5 वजह जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री लॉस में है। लेकिन मैं जो समझता हूँ सबसे बड़ी वजह जो मैं कहूँगा, वो मैं कहूँगा कि ये हमारी जो 520 रूल रही है, वो उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं इस पे आता हूँ, ये 520 रूल क्यों हमने गलती की है। लेकिन जो 4-5 वजह है, जो हम सब जैसे कहते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे कि एविएशन इंडस्ट्री लॉस में क्यों है, तो आप ये कहेंगे कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, रेगुलेशंस प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग चार्जेस, ऑपरेशनल चार्जेस, एयरपोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा है, पायलट्स क्रूज़ पे बहुत खर्चा आता है एयरलाइंस का। और जो एटीएफ चार्जेस हैं, तो वो एटीएफ चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस अनुपात में इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम हुए थे बाहर, उस अनुपात में सरकार ने वो पास ऑन द बेनिफिट्स नहीं किया, वो फ़ायदा नहीं दिया एयरलाइंस कंपनीज़ को। और इस चक्कर में मैं किंगफिशर का साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किंगफिशर की जो दुर्गति हुई उसका एक बड़ा कारण था कि वो उस समय वो ऑपरेट कर रहे थे वो लोग, जिस समय क्रूड प्राइसेस वेर स्काई हाई। और विजय माल्या ने ये भी परमिशन मांगी थी उस समय, 2008, 9, 10 का दौर बहुत ही एक बुरा दौर था ऑयल प्राइसिंग के लिए। तो उसने परमिशन मांगी थी विजय माल्या ने कि हमें आप गल्फ में दे वांटेड टू स्टॉप देयर प्लेन्स इन द गल्फ कंट्रीज एंड फ्यूल एंड टेक फ्यूल देयर, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस कम है। लेकिन वो प्राइसेस उन्हें नहीं दी गई, उन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो हमने रेगुलेशंस इस तरीके से बांध कर रखा है सारी हमारी एयरलाइंस को, इतने सारे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं। हमारे जो एटीएफ चार्जेस हैं, जो टरबाइन फ्यूल चार्जेस हैं, वो पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा है। हमारे एयरपोर्ट के जो चार्जेस हैं पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। और इन सब इस परिस्थिति में हम अपने जो हमारा एडवांटेज हो सकता था वो हमने कैपिटलाइज नहीं किया, क्योंकि पूरे विश्व में डिमांड, जो पैसेंजर डिमांड है वो कम हुआ है। हमारे यहाँ कम नहीं हुआ है, 350 मिलियन के करीब हमारे पैसेंजर्स डिमांड है और 16-17-18% बढ़ा है वाईओफाई। तो उस स्थिति में हम इससे बहुत अधिक बेहतर स्थिति में होने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं हैं। और उसका एक प्रमुख कारण मैं जो समझता हूँ वो 520 रूल है हमारे। ये 520 रूल क्या है? मिनिमम 5 ईयर्स आपको डोमेस्टिक में सर्व करना है, 20 आपकी फ्लीट्स एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए। आज के समय में अगर आप ये 5 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादती है। क्योंकि देखिए, सबको पता है कि एयरलाइंस एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है और इसमें अगर कोई न्यू एज प्लेयर आता है तो ये जान कर आता है कि ये लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद भी आप उसे रेगुलेशन से बांध देंगे और आप उसे इंटरनेशनल नहीं जाने देंगे। प्रॉफिट उसका इंटरनेशनल मार्केट से ही आएगा। तो प्रॉफिट आप उसे नहीं कमाने देंगे, इंटरनेशनल मार्केट बंद कर देंगे और डोमेस्टिक में यहाँ आप 5 साल बोलेंगे आप चलाइए और रेगुलेशंस को बांध देंगे। तो फिर ये तो बहुत चुप सिनेरियो वाली बात होगी। क्योंकि आप एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस बहुत कम है और पर सीट की जो कॉस्ट होनी चाहिए उससे बहुत कम एयरलाइंस चार्ज करते हैं। लेकिन एक आम जनता को ये हज़म नहीं होगी बात और नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि आप प्राइसिंग बढ़ा देंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। नहीं, उसका दूसरा आपको प्रॉब्लम दिखेगा अलग-अलग तरीके से। तो प्राइसिंग तो बात की बात है। वी एडमिट दिस कि ये प्राइसिंग की जो प्रॉब्लम है वो सही है, क्योंकि अगर मैं जितना इन्वेस्ट करता हूँ और उससे कम मुझे अगर रिटर्न मिलता है तो बिजनेस का सेंस ही उसमें नहीं बनता। बिजनेस का
मतलब ही यही होता है कि मैं जितना 50 पैसे मैं अगर डाल रहा हूँ तो मुझे कम से कम 75 पैसे वापस मिले। तो ये प्राइसिंग वाली बात बिल्कुल सही है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो हम कर सकते हैं वो तो करें, उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे आएँगे कॉस्टिंग पे। अभी हमने हमारे रेगुलेशंस के कारण हमारे फ्यूल प्राइसेस बाहर गिर जाती है, लेकिन हम वो पास ऑन द बेनिफिट्स नहीं देते हैं एयरलाइंस को। तरह-तरह से जो रेगुलेटरी जो चार्जेज़ हैं उसमें हम बाँध के रखते हैं। उस वजह से बहुत लॉस हुआ एयरलाइंस का, और ये हमारा 520 रूल के कारण हमने प्रॉफ़िट करने का मौका नहीं दिया। जो वहाँ प्रॉफ़िट उनको होता, उसका बेनिफिट यहाँ भी हमें दिखता है। हम सीधे तरीके से नए न्यू एज एयरलाइंस को हम डिस्करेज कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। और इसका फ़ायदा किसको होगा? लीगैसी जो एयरलाइंस है उसको होगा, सीमिंगली स्पाइसजेट को फ़ायदा होना चाहिए था, एयर इंडिया को फ़ायदा होना चाहिए था। कि वो कितना हुआ वो हमने देखा। जेट एयरवेज़ को फ़ायदा होना चाहिए था, वो कितना फ़ायदा हुआ उन लोगों को वो भी हमने देखा। तो अब इसका नुकसान ये विस्तारा हो गया आपका, फिर एयर एशिया हो गया, इन लोगों को इसका नुकसान होगा। तो ये ठीक हमने नहीं किया है, और आज सरकारें इस पे पिछले कुछ सालों से इस पे सोचती आई हैं कि इसे पॉइंट सिस्टम किया जाए, क्रेडिट्स वाइज़, जो इससे बेटर होगा, 520 रूल से तो बेटर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इसे सीधा स्क्रैप कर देना चाहिए, और एक मौका देना चाहिए एयरलाइंस को कि लेट देम हैव प्रॉफ़िट। पहले प्रॉफ़िट ही नहीं होगा तो हम कैसी इंडस्ट्री जो है ये डिमोरलाइज़्ड है, ये बिल्कुल डिमोरलाइज़्ड है। और ये आज का जो एक्विज़िशन है वापस एक नेसेसरी टॉनिक है। एक ऐसे समय में ये टॉनिक आ रहा है जब जब बिल्कुल ही एक निराशावाद की फीलिंग है, और फिर कोविड टाइम्स में और भी लॉसेस हो गई हैं। तो इस समय ये नेसेसरी टॉनिक है। अब एक जो स्पिरिट आई है, पॉजिटिव स्पिरिट, इसे हमें कैपिटलाइज़ करना चाहिए। ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। ये समय है जब हम 520 रूल को बिल्कुल स्क्रैप करें। और जहाँ तक अगर हमें ये लगता है, डीजीसीए को ये लगता है कि हमारी रेपुटेशन जुड़ी है, हम किसी को ऐसे कैसे परमिट दे सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि डीजीसीए को ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो हमारे जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग-अलग सिटीज़ में, वहाँ पे हमें क्यों नहीं हम एक मतलब ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं, और वहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन बहुत रिगरस ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए डीजीसीए की, ताकि जो परमिट के लिए आपको अप्लाई करे, इंटरनेशनल परमिट के लिए, तो आप उसे कह सकें कि यू आर रेडी और यू आर नॉट रेडी। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम कीजिए। तो ये मत कीजिए कि आप 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर आओ, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उस तरीके से तो देखिए आज 5 साल में, आज के समय में पूरी दुनिया बदल जाती है। और आप देखिए इस साल ही करीब 27-28 यूनिकॉर्न्स बन गए इस 1 साल में इंडिया में। तो आप समझिए कि कितना, एक तो कितना टैलेंट है, पोटेंशियल है न्यू एज कंपनीज़ में, स्टार्टअप्स में, और दूसरा है कि नए-नए इनोवेटिव अप्रोचेज़ लोग ट्राई करना चाहते हैं, और उन लोगों को हम डिस्करेज नहीं करना चाहिए इनोवेशन को इस तरह से। मैं कुछ साल पहले एक बार मेरी फ़्लाइट डिले हुई थी, तो मैं एक इंडिगो के एक सीनियर क्रू से मैं बात कर रहा था, और लंबी बातचीत हुई थी। तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि जब सारे एयरलाइंस लॉस में हैं, तो आप लोग इतना अच्छा कैसे करते हैं? उस वक़्त तक इंडिगो को लॉस नहीं हुआ था। हालाँकि 1-2 साल पहले उन्होंने जब अपना फर्स्ट क्वार्टरली लॉस पोस्ट किया, तो हंगामा मच गया इंडस्ट्री में। तब तक लॉस नहीं हुआ था उनका, और उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं फीमेल हूँ, और मुझे जो हायर किया है इंडिगो ने, तो और मेरे बदले अगर किसी मेल को हायर करते वो लोग, तो उसका 10-15 किलो उनका वेट ज़्यादा होता। तो ये जो 10-15 किलो उन्होंने बचाया है मेरे ऊपर, ऐसा उन्होंने मुझे कहा, ये जो बचाया है 10-15 किलो, उस तरीके से अगर 4-5 लोगों से उनका जो वेट बचता है, तो ये 100 किलो वेट जो इनका बचा, ये 100 किलो वेट पे वो फ्रेट लगाते हैं और वहाँ से कमाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जैसे जो बल्की सीट्स होते थे, तो लाइट वेट सीट्स ये लोग लाए, अर्ली लैंडिंग का कॉन्सेप्ट लाए, फूड में काफ़ी वहाँ से मोनेटाइजेशन की ओर ध्यान दिया सही तरीके से। तो मुझे हँसी भी आई इस बात पे, लेकिन मैं दंग रह गया कि इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं ये लोग। इतना अ, मतलब ये क्या गज़ब की इनोवेशन है। आई वाज़ जस्ट शॉक्ड कि एंड आई वाज़ हैप्पी कि जो न्यू एज प्लेयर्स आते हैं, दे थिंक टू दिस एक्सटेंट कि ये 100 किलो जो वेट हमारा बचा है, मैं इसे फ्रेट पे मैं इसे मोनेटाइज़ कर सकता हूँ। तो तरह-तरह से लोग जानते हैं कि ये लॉस मेकिंग सेक्टर है, लेकिन जब आते हैं तो नए-नए तरीके से कोशिश करते हैं कि हम प्रॉफ़िट में जाएँ, और इंडिगो ने काफ़ी हद तक वो दिखाया था। बहरहाल ऐसा नहीं है कि बाकी कोई भी एयरलाइंस चाहती है कि लॉस में रहे, लेकिन कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके से, जैसे मैं किंगफिशर का भी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि बैड बॉयज़ बिलियनियर जो है नेटफ्लिक्स पे सीरीज़, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से लॉस स्पाइरल हुआ उनका, और उनका जो लेविश जो अप्रोच था वो तो लॉस में जाना ही था, दे वर डूम्ड टू फेल। और उसके बाद उन्होंने फिर वो डेब्ट वेब बात आ गई, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ब्रांडिंग के बेसिस पे उन्होंने डेब्ट लिया। और ब्रांडिंग उनकी रही क्या, जो उनके अंतिम कुछ महीनों में लोग बताते हैं जो ट्रैवल करते थे कि इन इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स होते थे उनके पायलट्स और क्रूज़ के कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हमें पेमेंट नहीं मिल रही है। तो ब्रांड तो उनकी वाट लग गई थी उस वक्त ही। लेकिन कहीं न कहीं शायद वो उस विक्टिम भी हुए हैं वो लोग, जब फ्यूल प्राइसेस स्काई हाई थी और उन्हें गल्फ़ में फ्यूल ये करने का मौका, वो परमिशन नहीं मिली सरकार से। फिर ये तरह-तरह के रूल्स हैं, 520 रूल्स हैं। मैं एयरलाइंस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी मान रहा हूँ कि कुछ-कुछ मुद्दों पे बदमाशी भी करते हैं वो लोग। जैसे एक आरडीजी है, रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस। एयरलाइंस कहती हैं ये कंपनीज़ कि आरडीजी को भी स्क्रैप कर दो। क्यों स्क्रैप करें हम? उनका कहना है कि हम जो लॉस मेकिंग रूट्स हैं, हम उस पे क्यों चलाएँ? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही आप जो आरडीजी मतलब कि जो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पे कनेक्टिविटी के लिए। अब बिल्कुल ही अगर आरडीजी को आप स्क्रैप कर देंगे, तो ये भारत की जनता के साथ बहुत ये नाइंसाफ़ी होगी। सिर्फ़ फिर आप बड़े-बड़े शहरों के लिए ही आपकी फ़्लाइट्स रह जाएँगे और बड़े रिच लोग के लिए फिर फ़्लाइट रह जाएगी। जो किंगफ़िशर जो अप्रोच वो लोग लगा रहे थे कि कॉमन मैन नहीं, और वो जो बिज़नेस क्लास और ये क्लास उसके लिए, दैट्स नॉट द राइट वे। वो सही नहीं है। तो इसीलिए आरडीजी मुझे लगता है नहीं स्क्रैप करना चाहिए मेरी राय में। लेकिन ये 520 रूल निश्चित रूप से समय आ गया है कि इसे हटाना चाहिए। क्योंकि एक मौका तो देना चाहिए कि एविएशन इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफ़िट का कम से कम ये उड़ान भर सकें, कि हम 5-6 साल हम उन्हें एक खुली छूट तो दें। क्योंकि 0.15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एयरलाइन सेक्टर का, और सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये टूरिज्म से लिंक्ड है, ये भी ना भूलिए। कई इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं इससे, 5 मिलियन तो एयरलाइंस में ही जॉब्स हैं, और कितने सारे जॉब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एयरलाइंस इंडस्ट्रीज ही। तो एक बहुत एक अहम रोल है इस सेक्टर का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लग्जरी सेक्टर है। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम सभी जानते हैं, ये फ्यूल प्राइसिंग, रेगुलेटरी प्राइसेस, फिर उसके बाद ये 520 रूल जिसे हम प्रॉफिट नहीं करने देंगे इंटरनेशनल रूट में। तो इन सब चीज़ों से तो प्रॉब्लम हुआ ही है, लेकिन कॉस्ट भी एक फैक्टर है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप ये 520 रूल तो हटाइए। पहले आप इन सब चीज़ों पे एक बार खुली छूट देकर आप फ्यूल प्राइसेस पे सरकारें और एयरलाइंस दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं, गलत कोई नहीं है। एक बार मिल बैठकर फैसला तो कर सकते हैं, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? क्योंकि अभी तक तो आप एयर इंडिया को ढो रहे थे। तो अभी तक जो आपका वहाँ पे आपको पालने में आपका पैसा जा रहा था, वो तो बचा। तो अब तो आपके गले में अल्बाट्रोस नहीं है ना, तो आप क्यों नहीं अब ये जो आपका पैसा इतना आपका बचा है, आप एक बार कुछ 4-5 साल के लिए मौका दें कि वो फ्यूल प्राइसेस में कुछ कंसेशन देकर देखें देखें 4-5 साल, कहीं ये उड़ान भर जाए हमारी इंडस्ट्री। तो फिर ये जो कॉस्ट बढ़ाने की बात ही नहीं आए, और शायद अ, हम भी नए-नए इनोवेशंस ला सकें और हम इसमें प्रॉफ़िट कर सकें। क्योंकि हम भी दुबई जैसा एविएशन हब यहाँ बना सकते हैं। एल सल्वाडोर, होंडुरास और सिंगापुर जैसा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर हम भी यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि जो बाहर जो प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे हैं वो इंडियंस ही हैं। इंडियन ब्रेन ब्रेन टैलेंट है हमारे पास। नए-नए तरीके के इनोवेशंस हैं, पैशनेट लोग हैं। अभी देखिए ये स्पेस सेक्टर में पहली बार हुआ, लेकिन जब परमिशन मिला तो कुछ बहुत पैशनेट कंपनीज़ आई हैं, निकुल कॉस्मोस है, बहुत नई-नई कंपनीज़ आई हैं जो जो फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग रियली गुड। तो हमें एक बार मौका देना चाहिए न्यू एज प्लेयर्स को, ये भरोसे के साथ कह के कि हम उस तरह से चेन ऑफ रेगुलेशंस जो पहले हम जंजीर हमने बांध के रखी थी, अब नहीं है। अब आइए, आपका स्वागत है। यू बेल दिस इंडस्ट्री आउट और आप करके दिखाइए, यू विल बी रिवॉर्डेड। तो ये नहीं कि हम उसे डिस्करेज करते जाएँ कि अब लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, ऊपर से आप पे लादे हुए हैं, लाद कर हमने रखा है रिस्ट्रिक्शंस और ये रूल, वो रूल। तो ऐसे तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि जब हम बैलेंस शीट जोड़ते हैं तो एयरलाइंस को लॉस तो होता है। मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वो बता रहे थे जो काम करते हैं इस सेक्टर में कि एक चूँकि पायलट यहाँ पे कम है, ट्रेन्ड पायलट्स कम हैं, तो जो फॉरेन से जो पायलट हायर किए जाते हैं, उसमें $15,000 पर मंथ उनको देना पड़ता है। अगर आप कॉस्टिंग करेंगे इन सब चीज़ की, तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट तो गड़बड़ होना ही है। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारी ये इंडस्ट्री। फिर भी लेट्स स्टे ऑप्टिमिस्टिक, और आज का जो ये एक स्टेप है, ये वापस
लाइफ कम्स फुल सर्कल, क्योंकि जब एयर इंडिया ऑपरेट करती थी 60-70s में, तब इसे पैन एम और ब्रिटिश एयरवेज की तुलना में इसे कंपेयर किया जाता था पूरे वर्ल्ड में। आज मुझे लगता है क्योंकि टाटा के साथ एक ब्रांड भी जुड़ा है और एक प्रेस्टीज है। देखिए 18,000 करोड़ में टाटा ने बिडिंग ये जीती है। ये कोई, इट कैनॉट बी जस्ट इमोशंस, दे मीन सेंस एंड बिजनेस आई थिंक। और ये चूँकि जब एक नई एक आशा की किरण जागी है, ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज़ द टाइम, स्क्रैप द 520 रूल, गिव न्यू एज प्लेयर्स अ चांस। फ्यूल प्राइसेस, आप एटीएफ चार्जेस जो आपके एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा है, आप कम कीजिए। एयरपोर्ट लैंडिंग चार्जेस, जो जो रेगुलेशंस, ऑपरेशनल चार्जेस हैं, थोड़े से कम कीजिए। 4-5 साल हमें एक बार देखना चाहिए कि हम खुली छूट दे दें और एक एक पॉजिटिविज्म आने दें, एक ऑप्टिमिज्म आने दें इस इंडस्ट्री में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।